दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 49 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की शादी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ, तुम रो रही थी ना? रुबीना ने अलका जी से कहा। अरे नहीं बेटू, वो प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखें जरा सी लाल हो गई। अलका जी किसी अपराधी की भांति नजरें छुपाती हुई बोली। माँ, क्यों छुपा रही हो मुझसे? पापा के जाने का दर्द हर दिन तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है मुझे। कब तक माँ? 2 साल हो गए उन्हें हमसे दूर गए। कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारे दुपट्टे को आंसू से भीगा ना देखा हो। माँ, तुम चलो मेरे साथ, रुबीना ने कहा। तू पागल है क्या? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तेरे नाना जब भी मेरे यहाँ आते थे पानी भी नहीं पीते थे अपनी बेटी के घर का। तू मुझे अपने ससुराल रहने की बात कर रही है? यहाँ सब है बेटा, तेरे पापा का प्यार, उनकी यादें। कहाँ हूँ मैं अकेली? अलका जी ने रुबीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रुबीना जान गई थी कि माँ को समझाना इतना आसान नहीं था, पर माँ धीरे ही धीरे सिमटती जा रही है अपने आप में। 35 साल जिस हम सफ़र के साथ बिताए, जब वो तन्हा छोड़ जाए तो जिंदगी इतनी आसान तो नहीं रह पाती। रुबीना के साथ नीरज ने भी कई बार कहा कि वो उनके साथ रहने आ जाए, पर अलका जी का जवाब हमेशा वही होता। कब आई तुम? कैसी है मम्मी की तबीयत अब? नीरज घर पर आए तो देखा रुबीना सोफे पर औंधे मुंह लेटी है। उसके सर पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा। ना चाहते हुए भी रुबीना फपक कर रो पड़ी। नीरज ने उसे सहलाकर शांत किया। नीरज, माँ कहीं गुम सी हो गई हैं, चुप खामोश। उनकी ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर डरा देती है। मुस्कान का लबादा ओढ़े कितना दर्द उनमें भरा है, क्या मैं समझती नहीं? कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस समाज पर, जहाँ बेटी को इस कदर पराया कर दिया जाता है। आज अगर मैं बेटा होती तो क्या माँ मेरे साथ नहीं रह सकती थी? वो कहती है कि मेरी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रह सकती। मम्मी जी, पापा जी भी तो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो क्या समझती नहीं? रुबीना आंखों में आंसू लिए बोली। रुबीना, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बड़े लोगों की सोच है, वो इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। नीरज, तो क्या मैं माँ को यूं ही अकेलेपन का दंश भुगतने के लिए छोड़ दूं? नहीं नीरज, ये अकेलापन डस लेगा उन्हें किसी दिन। नीरज की बात बीच में ही काट रुबीना बोली। 2 साल हो गए थे रमेश जी का स्वर्गवास हुए। रुबीना अपनी माँ पापा की इकलौती बेटी थी। अलका जी ने अपने आप को उन दोनों में इस कदर व्यस्त कर लिया कि उनकी जिंदगी सिर्फ उन 2 लोगों के बीच ही सिमट कर रह गई। 4 साल पहले उन्होंने रुबीना की शादी की तो उनके पति उनका इकलौता सहारा थे, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रमेश जी ऐसा सोए कि अगले दिन उठ ही ना पाए। रुबीना अगली सुबह अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नज़र
एक खबर पर गई और ठिठक गई। हजारों ख्याल उसके मन में उमड़ने लगे। दूसरी ही पल उसका हाथों की उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में रहा कि क्या जो वो सोच रही है सही है। अगले दिन उसने एक दृढ़ निश्चय लिया और उसकी अंगुलियां फिर से लैपटॉप पर थीं। रुबीना, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम होश में तो हो? नीरज ने गुस्से में कहा। हाँ नीरज, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। किसी के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना नीरज। जीना तो फिर भी पड़ता है, चाहे हर दिन घुट घुट कर जियो या रो कर जियो। क्यों, क्या किसी इंसान को हक नहीं खुश रहने का, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का? क्या बुराई है इसमें? नीरज, जिंदगी बहुत छोटी है, पर जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी पहाड़ सरीखी हो जाती है, जीना भी मुश्किल लगने लगता है। रही बात समाज की, तो जिस समाज की हम परवाह करते हैं उसे हमारी कितनी परवाह है। 2 साल हो गए पापा को गए, किसने क्या किया? नीरज, मुझे इस समाज की नहीं, मेरी माँ की परवाह है। मैं अपनी माँ को जिंदा लाश की तरह नहीं देख सकती। अब ये तुम पर है कि तुम मेरा साथ निभाते हो या नहीं, रुबीना ने कहा। नीरज कई दिन इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि ये कदम तो रुबीना के लिए भी आसान नहीं। फिर भी वो अपनी माँ के लिए कर रही है। क्या वो उसका साथ नहीं निभा सकता? रुबीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नीरज ने कहा तो रुबीना ने उसे गले से लगा लिया। नीरज, ये प्रोफाइल देखो, ये गिरिराज शर्मा जी हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। इनकी बीवी की 5 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। इनके 2 बेटे हैं जो कि अलग अलग जगह सेटल हैं। मुझे इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तुम बात करो ना, रुबीना ने कहा। नीरज ने फोन पर उनसे बात की। अगले ही दिन नीरज और रुबीना ने उनसे मुलाकात की। उन्हें वो काफ़ी पसंद आए। माँ की तरह वो भी अकेलेपन का दंश भोग रहे थे और किसी एक साथी की तलाश में थे जो उनके इस अकेलेपन को दूर कर सके। अगला कदम माँ को मनाने का था। रुबीना जानती थी ये इतना आसान नहीं है, पर फिर भी जो कदम उसने उठाया वो पीछे हटने वाली नहीं थी। माँ, देखो, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। कल से तुम्हें वहाँ जाना है, रुबीना ने कहा। रुबीना, तू ये सब क्या करती रहती है? मैं कहीं नहीं जाने वाली, माँ बोली। माँ, मैंने फीस भर दी है और ड्राइवर को भी बोल दिया है, तुम कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, रुबीना ने कहा। और अलका जी के पास जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह गया। नीरज और रुबीना को पता था कि गिरिराज जी आर्ट ऑफ लिविंग में इंस्ट्रक्टर भी हैं, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। अगले ही दिन से अलका जी आर्ट ऑफ लिविंग में जाने लगी। धीरे धीरे उनका मन वहाँ रम गया। वहाँ जाकर वो खुद को
बहुत प्रफुल्लित महसूस करती। 4 महीने में वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वहाँ सभी सदस्यों के साथ वो घुल मिल गई। गिरिराज जी का स्वभाव ऐसा था कि दोस्त बनाते उन्हें समय नहीं लगा। बातों ही बातों में गिरिराज जी को पता चला कि अलका जी को कविताएं लिखने का बड़ा शौक है, पर शादी के बाद उन्होंने इस शौक को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने अलका जी को कई किताबें भेंट की और फिर से लिखने को प्रोत्साहित किया। अलका जी, मेरे पास लिटरेचर फेस्टिवल के 2 टिकट्स हैं, क्या आप चलेंगी? गिरिराज जी ने कहा। अलका जी एक बार की ठिठकी, पर अगले ही पल उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन जब वो लिटरेचर फेस्टिवल से लौटी तो बड़ी खुश थी। पता है रूबी, कितने जाने माने कवि आए थे जिनको हम टीवी में देखते हैं, वो सामने बैठे थे और एक से बढ़कर एक किताबें। माँ बोलती जा रही थी और रुबीना मन ही मन मुस्कुराते हुए उनके खिले हुए चेहरे को देख रही थी। इसी मुस्कान को देख एक आंसू रुबीना की आंखों से बह निकला, खुशी का आंसू। इसी बीच गिरिराज जी और अलका साथ में लाइब्रेरी भी जाते, जहां वो किताबें पढ़ते और उन पर चर्चा भी करते। शायद अब समय आ गया है जब हमें मम्मी से बात कर लेनी चाहिए, नीरज ने कहा तो रुबीना ने हाँ में सर हिला दिया। रुबीना, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? फिर से शादी, वो भी इस उम्र में? पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार भी सोचा कि दुनिया क्या कहेगी? और नीरज, इसकी बेवकूफ़ी में तुम भी शामिल हो गए? अलका जी ने गुस्से से कहा। माँ, शांत हो जाओ, गलत क्या है इसमें? पापा को गए 3 साल हो गए हैं, मेरे साथ तुम रह नहीं सकती, गलत क्या है इसमें? क्या तुम्हें खुश रहने का हक नहीं? कब तक तुम यूं रहोगी माँ? क्यों तुम्हें जीने का हक नहीं, खुश रहने का हक नहीं? गिरिराज जी बहुत अच्छे इंसान हैं माँ, तुम खुश रहोगी, रुबीना ने कहा। गिरिराज जी? अलका जी चौंक गई। अब शायद उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और नीरज और रुबीना को जाने को कहा। फोन की घंटी बज रही थी। सामने कॉल पर गिरिराज जी थे। वो फोन रखना चाहती थी कि उन्होंने कहा, कल वो उन्हें लाइब्रेरी के बाहर मिले। अगले दिन ना चाहते हुए भी वो गई। मुझे पता है आप नाराज हैं, आपकी नाराजगी भी जायज है, पर आप ही बताइए कि गलत क्या है? अगर 2 लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, आप और मैं तो एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ ना सही, पर शायद वो दर्द का रिश्ता हमारे बीच है ही। फिर भी मैं हमेशा आपके निर्णय का स्वागत करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, गिरिराज जी ने कहा और चली गई। अलका जी को कई रातों तक नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद वो फिर से अपने सेंटर गई, लाइब्रेरी भी गई, पर वो चेहरा जिसकी उन्हें तलाश थी नहीं मिला। अगले दिन गिरिराज जी ने फ़ोन पर एक जाना पहचाना नंबर देखा। ये नंबर अलका जी का था।
अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अलका जी और गिरिराज जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। गिरिराज जी के दोनों बेटों ने और नीरज रुबीना ने भी रजिस्टर में बतौर गवाह दस्तखत किए। रुबीना ने अपनी माँ के हाथ में कुछ थमाया। ये सिंदूर की डिबिया थी। माँ की आंखें छलछला आईं। पापा, आप माँ की मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे? रुबीना ने पूछा। अलका जी का चेहरा सिंदूर की लालिमा से चमचमाने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।